हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का हिस्ट्री क्विज। जैसा कि आपको पता है, इसमें आपके पास होंगे 10 सवाल। हर एक सवाल के 4 ऑप्शंस, 3 गलत 1 सही, और हर एक सवाल के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय। सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा अब। उपनिषद क्या है? आपके ऑप्शंस हैं: ए बुक्स ऑफ एंशिएंट हिंदू लॉज, बी सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी, सी बुक्स ऑन सोशल बिहेवियर ऑफ मैन, या फिर डी प्रेयर्स टू गॉड। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोर्स ऑफ हिंदू फिलॉसफी। यानी कि जो उपनिषद है वो हिंदू फिलॉसफी का एक सोर्स है। ये उपनिषद जो है एक कलेक्शन है टेक्स्ट ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल नेचर, जो कि लिखे गए थे प्रोबेबली बिटवीन सिरका 800 बिफोर क्रिश्चियन एरा टू सिरका 500 बिफोर क्रिश्चियन एरा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रीक एम्बेसडर ने सेटअप किया था एक पिलर भगवान विष्णु के ऑनर में? आपके ऑप्शंस हैं: ए मेगास्थेनस, बी हेलियोडोरस, सी थियोडोरस, या फिर डी प्लेटो। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीलियोडोरस। हीलियोडोरस जो पिलर है ये एक स्टोन कॉलम है जो कि इरेक्ट किया गया था 113 BCE सेंट्रल इंडिया में, जो कि आज के विदिशा मध्य प्रदेश में है। ये पिलर जो है हीलियोडोरस के नाम पे है, जो कि एम्बेसडर थे इंडो ग्रीक किंग एंटिलकेडिस के, जो तक्षशिला में थे। इन्होंने जो पिलर ये इरेक्ट किया था, इसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाया था कि हीलियोडोरस जो है भगवान विष्णु के भक्त हैं और भगवान विष्णु देवों के देव हैं और सुप्रीम डिटी हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। किसके रेन में यानी कि किसके कार्यकाल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी? आपके ऑप्शंस है: ए कालाशोका, बी अजात शत्रु, सी अशोका, या फिर डी कनिष्क। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अशोक। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये हुई थी अशोका के कार्यकाल में। उनकी राजधानी यानी कि जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चोला एम्पायर के कौन से रूलर में ने मालदीव्स पे अपना राज किया था? आपके ऑप्शंस हैं: ए राजराजा चोला वन, बी राजेंद्र चोला, सी कुलोथुंगा चोला वन, या फिर डी विक्रम चोला। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजराजा चोला। राजराजा चोला ने अपने कार्यकाल में मालदीव्स, लक्षद्वीप, श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट्स पे भी अपना राज कायम किया था। और आपको ये भी बता दें कि चोल एम्पायर यानी कि चोल राजवंश भारत के इतिहास में पहले ऐसे इनका राजवंश कंसिडर किया जाता है जिन्होंने एक फॉर्मिडेबल नेवल पावर भी अपने पास रखी थी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। किस राजपूत रूलर को कंसिडर किया जाता है कि उन्होंने डोनेट किया था एक मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन के लिए? आपके ऑप्शंस हैं: ए मिहिर भोजा, बी भोज परमार, सी जय सिंह सिद्धराजा, या फिर डी पृथ्वीराज तृतीय। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह सिद्धराज गुजरात के राजा थे। ये चोलक्य वंश को बिलोंग करते थे और इनके कार्यकाल में गुजरात के एक शहर खंबाट में कम्युनल क्लैशेस हुए और वहाँ पे एक मस्जिद को क्षति पहुँचाई गई और उन्होंने उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दी थी। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। मुगल सम्राट अकबर ने महाजरनामा की घोषणा कब की थी? आपके ऑप्शंस हैं: ए 1560 AD, बी 1572 AD,
सी 1576 एडी या फिर डी 1579 एडी। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 1579 एडी। जो मुगल सम्राट अकबर हैं उनके कार्यकाल में एक इबादत खाना होता था जहाँ पे सब धर्मों के लोग आके अपने रिलीजियस डिस्कोर्सेज और डिस्कशंस करते थे, और इससे अकबर के डाउट्स भी क्लियर होते थे। जब भी उन्हें किसी भी रिलीजियस इशू को लेकर कोई भी डाउट होता तो वो सब धर्मों के जैसे पंडितों को, मौलवियों को या सिख धर्म गुरुओं को बुला के उनसे डिस्कशन करते थे। 1579 में महाजरनामा डिक्लेयर किया गया, और ये प्राइमरली अबू फैजल और फैजी के पिता का ये आइडिया था, ताकि महाजरनामा नाम की चीज़ की घोषणा की जाए, जिससे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो एम्परर है, अगर उसको कुछ लग रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्शन ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कि काजी या किसी और रिलीजियस स्कॉलर ने कुछ व्यू बोला, अगर एम्परर उससे डिसएग्री करेगा तो एम्परर जो है उसकी बात मानी जाएगी, ना कि काजी की। यानी कि एक तरह से काजी की अथॉरिटी से ऊपर एम्परर की अथॉरिटी कर दी गई थी इन द मैटर ऑफ रिलीजियस डिस्कशंस एज वेल। यानी कि राजकाज में तो अकबर का था ही, और रिलीजियस मैटर्स में भी अकबर डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकते थे, अपने प्रकार से ही चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते थे, और जो उनका डिसीजन होता वो सबके लिए मान्य होता, चाहे वो रिलीजियस बुकों के अनुसार होता या नहीं भी होता। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। किस सुल्तान ने अपने दरबारियों को यह सख्त हिदायत दे के रखी थी कि वो फंक्शंस, फेस्टिवल, बैंक्वेट्स और बिना उस सुल्तान की परमिशन के आपस में मैरिज अलायंसेस भी नहीं करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए इल्तुमिश, बी बलबान, सी अलाउद्दीन खिलजी या फिर डी फिरोज शाह तुगलक। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने स्पाइस यानी कि अपनी गुप्तचरों से पता किया कि नोबल्स यानी कि दरबारी जब आपस में मिलते हैं फेस्टिवल्स में, बैंक्वेट्स, फंक्शंस वगैरह में, और जब आपस में मैरिज अलायंसेस करते हैं, तो ये एक यहाँ की बात वहाँ चली जाती है, और ये एम्पायर या पूरे एम्पायर और एम्परर के अगेंस्ट भी ये प्लानिंग करते हैं, और तख्ता पलट की साजिशें रची जाती हैं। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये फॉरबिड कर दिया, यानी कि एक तरह से बैन ही कर दिया कि कोई भी फेस्टिवल, बैंक्वेट्स या कोई भी मैरिज अलायंस नहीं होगा बिना एम्परर की परमिशन के। आगे बढ़ते हैं 8th की तरफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडियन लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट करने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था, आपके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेशन रिएंडरपेस्ट, बी ऑपरेशन जीरो आवर, सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट या फिर डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 1942 में जब भारतीय लीडर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल दी, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिशर का प्राइमरी ध्यान वहीं पे था, और वो चाहते थे कि इंडियंस एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में। और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्हें तोड़ने के लिए उन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया, जिसमें लीडर्स के मैस अरेस्ट किए और उन्हें जेलों में भरा गया। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। नील दर्पण प्ले यानी कि नाटक इनमें से किस रिवॉल्ट या विद्रोह के साथ एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिगो रिवॉल्ट, बी पाबना राइट्स, सी संथल रिवॉल्ट या फिर डी चंपारण सत्याग्रह। आपका समय शुरू होता है अब। और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिगो रिवॉल्ट या इंडिगो विद्रोह। जो नील दर्पण है ये एक बंगाली प्ले है जिसे लिखा गया था दीन बंधु मित्रा के द्वारा 1858-1859 के बीच में, और ये जो प्ले है ये पब्लिश हुआ था ढाका में 1860 में। और ये प्ले एक प्राइमरी फैक्टर था नील विद्रोह या इंडिगो रिवॉल्ट में, जिसके जो फार्मर्स थे जिन्होंने मार्च और फरवरी 1859 में रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंडिगो उगाएंगे ही नहीं, और इससे ब्रिटिश राज में इंडिगो की प्लांटेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। आगे बढ़ते हैं 10th यानी कि आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर एक समय नामग्याल राजवंश का राज था? आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी नागालैंड या फिर डी सिक्किम। आपका समय शुरू होता है अब।
और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम पर नामग्याल राजवंश का राज था और नामग्याल राजवंश के आखिरी राजा थे पालदेन थोंडुप नामग्याल, जो 1975 तक सिक्किम के नामग्याल यानी कि राजा थे। उसके बाद 1975 को जब सिक्किम इंडिया का एक पार्ट बना तो ये एक तरह से सिर्फ आप समझ लीजिए कि एक तरह से सिर्फ सिग्नेटरी या फिर क्या बोलते हैं उस चीज़ को, सिंबॉलिक टाइटल ही था इनके पास सिर्फ, पर ये राजा नहीं थे। और ये जो राजा होते हैं सिक्किम के, इन्हें चोग्याल कहा जाता था और ये नामग्याल डायनेस्टी के थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 क्वेश्चन। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स अवश्य पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।